बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। 1920 के दशक में लिखी गई यह पुस्तक 21वीं सदी के आधुनिक निवेशकों को उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में क्या सिखा सकती है? बहुत कुछ। अगर यह पुस्तक जॉर्ज क्लासन की बेबीलोन की सबसे अमीर आदमी हो। इस पुस्तक में धन के मूलभूत सिद्धांतों विस्तार से बताए गए हैं। यह हर कॉलेज के विद्यार्थी या आम आदमी के लिए बेहतरीन तोहफा है जो धन की दुनिया में खुद को दुविधाग्रस्त पाता है। साथ ही यह अनुभवी निवेशकों के लिए अद्भुत रूप से पठनीय है। लॉस एंजलिस टाइम्स। आपके सामने आपका भविष्य फैला हुआ है। दूर जाने वाली सड़क की तरह इस सड़क पर महत्वाकांक्षाएं हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए। इस पुस्तक में दिए गए आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग करें, उनसे सीखें कि अपने खाली पर्स को कैसे भरा जा सकता है और इसके द्वारा ज़्यादा सुखद जीवन का आनंद कैसे लिया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह धन के नियमों भी शाश्वत हैं और अपरिवर्तन हैं। वे बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं और आपको भी लाभ पहुंचाएंगे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और आपकी आर्थिक प्रगति तेजी से होने लगेगी। उन लोगों के लिए इस दुनिया में बेशुमार धन मौजूद है जो इसे हासिल करने के आसान नियमों को जानना चाहते हैं। धन से सांसारिक सफलता का आकलन किया जाता है। धन से दुनिया की सारी अच्छी चीज़ों का आनंद लिया जा सकता है। धन से उन लोगों के पास आसानी से आता है जो इसे हासिल करने के आसान नियमों को जानते हैं। आज भी धन के नियम वही हैं जो 6000 साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों के पास थे। दोस्तों, इस पूरी पुस्तक को मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। इसमें आप टोटल 11 चैप्टर हैं। एक बार मैं उन चैप्टर का नाम आपको बता देता हूँ। नंबर 1, अमीर बनने की इच्छा। नंबर 2, बेबीलोन की सबसे अमीर आदमी। नंबर 3, खाली पर्स के साथ इलाज। नंबर 4, सौभाग्य की देवियों से मिले। नंबर 5, धन के 5 नियम। नंबर 6, बेबीलोन का साहूकार। बेबीलोन की दीवारें। बेबीलोन का ऊँटों का व्यापारी। नंबर 9, बेबीलोन के मृदापत्र। नंबर 10, 11 का सबसे खुशकिस्मत आदमी। नंबर 11, बेबीलोन का ऐतिहासिक वर्णन। प्रस्तावना। किसी देश की समृद्धि इसके नागरिकों की आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। यह पुस्तक सफलता के बारे में है। सफलता का अर्थ है हमारे प्रयासों और योग्यताओं के परिणाम स्वरूप मिलने वाली उपलब्धि। हमारी सफलता की कुंजी है उचित है तैयारी। हमारे काम हमारे विचारों जितने ही बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकते हैं और हमारे विचार हमारे ज्ञान जितने ही बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकते हैं। खाली पर्स का इलाज करने वाली इस पुस्तक को आर्थिक ज्ञान की मार्गदर्शिका कहा गया है। दरअसल यह इसका लक्ष्य है कि महत्वाकांक्षी लोगों को आर्थिक सफलता का ऐसा ज्ञान देती है जिसकी मदद से वे धन हासिल कर सकते हैं, उसे आप अपने पास रख सकते हैं और उससे ज़्यादा धन कमा सकते हैं। आगे के पृष्ठों में हम बेबीलोन में चलेंगे जहां धन के मूलभूत सिद्धांत विकसित किए गए हैं जिन्हें आज दुनिया भर में जाना और माना जाता है। मैं आशा करता हूं कि इस पुस्तक में पाठकों को अपने बैंक अकाउंट में वृद्धि करने तथा सुनने वालों को अपने बैंक अकाउंट में वृद्धि करने, अधिक वित्तीय सफलता पाने और मुश्किल वित्तीय समस्याओं के समाधान की प्रेरणा मिलेगी। दुनिया भर के हजारों पाठकों ने इस बारे में अपनी राय व्यक्त की है। लेखक उन सभी बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव को धन्यवाद देना चाहता है जिन्होंने अपने मित्रों, रिश्तेदारों, कर्मचारियों, सहयोगियों को यह पुस्तक बड़ी संख्या में बांटी है। इस पुस्तक को सफल लोगों ने पसंद किया है क्योंकि यह पुस्तक लोगों की भी इन्हीं सिद्धांतों के बदौलत सफल बने थे। बेबीलोन प्राचीन विश्व का सबसे दौलतमंद शहर था, इसीलिए क्योंकि इसके नागरिक बहुत अमीर थे। वे धन के मूल्य समझते थे। वे धन का हासिल करने, उसे बनाए रखने, उससे अधिक धन कमाने, दमदार आर्थिक सिद्धांतों पर अमल करते थे। इन सिद्धांतों की बदौलत वे दौलतमंद बन गए और यह भी बताते हैं और हम भी यही चाहते हैं
जॉर्ज एस क्लासन। अमीर बनने की इच्छा। बिंजर बेबीलोन में रथ बनाता था। बिंजर बेबीलोन में रथ बनाता था। इस समय वह अपने घर के आहते की दीवारों पर उदास बैठा था। वह अपने खस्ता हाल पर और घर के आंगन को उदासी से देख रहा था। आंगन में एक रथ अधूरा पड़ा था। बिंजर की पत्नी बार बार घर के दरवाजे पर आकर झांक रही थी। अपनी पत्नी को देखने के अंदाज से वह समझ गया कि घर में खाने को कुछ नहीं है और उसे जल्दी ही रथ पूरा कर लेना चाहिए। वह जानता था कि इस समय उसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय हथौड़ा चलाना चाहिए, कुल्हाड़ी से काट छाँट करना चाहिए, पॉलिश और पेंट करना चाहिए, पहिए के रिम को चमड़ा चढ़ाना चाहिए और रथ को ग्राहक तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसे अमीर ग्राहक से पैसे मिल सकें। बहरहाल सुगंधित और मसलन मसाल देह वाला बंजिर दीवार पर अलसाए अंदाज में बैठा रहा। उसका दिमाग बहुत मंद गति से काम कर रहा था। कुछ समय से उसके मन में एक ऐसी उलझन थी जिसका उसे जवाब नहीं मिल रहा था। यूफ्रेटस यूफ्रेटस नदी की इस घाटी में सूरज आमतौर पर शोले बरसाता था। आज भी यह निर्ममता से शोले बरसा रहा था। इस वजह से बंजर की बाहें पर पसीने के मोती छलछला आए थे, जो बाहर उसके सीने के बगल बालों में गुम हो गए। दूर उसे सम्राट के महल की बाहरी ऊंची दीवारें दिखाई दे रही थी। पास के नीले आसमान को छूती बेल मंदिर की मीनार थी। इतनी भव्यता की उसकी छाया में छोटा सा घर, उसके आसपास कई और लोगों के भी घर थे जिनकी हालात उसके घर से भी ज़्यादा खराब थी। बेबीलोन का यह मोहल्ला था बेबीलोन का यह माहौल था। यहाँ भव्यता और मलिनता साथ साथ रहती थी। यहाँ प्रचुर दौलत और बेहद गरीबी पास रहती थी। अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग शहर में सुरक्षात्मक तरीकों दीवारों के भीतर बनी किसी योजना या व्यवस्था के साथ साथ रहते थे। मंजिल के पीछे अमीरों के रथ शोर कर रहे थे ताकि जूते पहनने व्यापारियों और नंगे पैर चल रहे भिखारियों रास्ते से हट जाएं। बहरहाल जब पानी लाने वाले गुलाम सड़क पर नजर आते थे तो उन्हें रास्ता देने के लिए अमीरों के रथ नालियों की तरफ हट जाते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये गुलाम सम्राट का काम कर रहे थे। इन सब की पीठ पर पानी की भरी मस्कें लदी थीं जो हैंगिंग गार्डन्स में डालने के लिए ले जाई जा रही थीं। वजीर अपनी समस्या पर सोच विचार करते हुए इतने खोया हुआ था कि उसने व्यस्त शहर के कोलाहल को न तो सुना और न ही उसकी तरफ ध्यान दिया। उसकी तंद्रा तभी टूटी जब उसके एक परिचित वाद्य यंत्र की तानें सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो उसका सबसे पक्का दोस्त कोबी पास में खड़ा था। कोबी संगीतकार था और इस समय उसका संवेदनशील चेहरा मुस्कुरा रहा था। कोबी ने झुककर सलाम करते हुए कहा, देवता आप पर मेहरबान हो मेरे अच्छे मित्र, लेकिन ऐसा लगता है कि देवता आप पर पहले से ही इतने मेहरबान हो चुके हैं कि अब आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आपकी खुशकिस्मती देखकर मुझे खुशी हो रही है। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी चाहता हूँ कि आपकी खुशकिस्मती से मेरी भी किस्मत बदल जाए। आपका पर्स जरूर भारी होगा, क्योंकि अगर यह सिक्कों की वजह से भारी नहीं होता है तो आप अपने रथ बनाने का काम कर रहे होते। मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से 2 सिक्के निकाल कर मुझे उधार दे दें। मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, इससे पहले ही आपका उधार वापस लौट आएगा। बंजर ने उदासी से जवाब देते दिया और कहा, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं सिक्कों को सिक तो उन्हें किसी को भी उधार नहीं देता, तुम्हें भी नहीं। मेरे पास सबसे सिक्के पक्के दोस्त। इसका कारण यह है कि वे 2 सिक्के मेरी जिंदगी भर की दौलत होते। मेरी पूरी दौलत कोई भी अपनी पूरी दौलत किसी को उधार नहीं देता, भले ही वह उसका सबसे पक्का दोस्त ही क्यों ना हो। क्या? कोबी ने हैरान होकर कहा, तुम्हारे पर्स में एक भी सिक्का नहीं है? इसके बावजूद तुम दीवार पर भूत बने बैठे हो। उस रथ को पूरा क्यों नहीं करते? तुम्हारी तेज भूख को शांत करने के लिए भोजन कहाँ से आएगा? तुम्हें ऐसे तो नहीं थे, तुम तो दिन रात मेहनत करते थे। क्या कोई चीज़ तुम्हें दुखी कर रही है? क्या देवताओं ने तुम पर कोई मुसीबत लाद दी है?
यह मुसीबत जरूर देवताओं ने ही ला दी होगी। मंजिल ने हामी भरते हुए कहा। सारा झमेला एक सपने से शुरू हुआ था। यह बैश का सपना था। इसमें मैंने देखा था कि मैं अमीर बन गया था। मेरे बेल्ट से खनखनाते सिक्कों से भरा पर्स लटक रहा है और मैं भी भिखारियों की तरफ लापरवाही से सिक्के उछालता जा रहा था। मैं चांदी के सिक्के से अपनी पत्नी के लिए वस्त्र और अपनी मनचाही चीज़ें खरीद रहा था। मेरे पास सोने के सिक्के भी थे, इसीलिए मैं भविष्य को लेकर आश्वस्त था और मुझे चांदी के सिक्के खर्च करने का कोई डर नहीं लग रहा था। मैं बहुत ही संतुष्ट और खुशी महसूस कर रहा था। मुझे देखकर तुम यह नहीं कह सकते थे कि मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ। तुम मेरी पत्नी को भी तुम मेरी पत्नी को भी नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि उसकी खुशी से दमकते चेहरे पर झुर्रियों का नामो निशान नहीं था। वह एक बार फिर से उतनी ही सुंदर और खुशमिजाज लग रही थी जितनी हमारी शादी के समय लग रही थी। कोबी ने कहा, सचमुच बहुत बढ़िया सपना था, परंतु तुमने इतने अच्छे सपने की वजह से तुम दुखी होकर दीवार पर क्यों बैठे हो भाई? क्योंकि जागने पर मैंने देखा कि मेरा पर्स खाली था। मेरे अंदर विद्रोह की भावना सुलगने लगी। आओ हम इस बारे में विस्तार से बात करें, क्योंकि जैसा समुद्री यात्री कहते हैं, हम एक नाव पर से सवार होकर बचपन में हम दोनों धर्म गुरुओं के साथ शिक्षा हासिल करने किशोरावस्था में हमने साथ साथ मौज मस्ती की। बड़े होने पर साथ साथ हम दोनों गहरे मित्र बन गए। अब संतुष्ट लोगों की तरह दिन रात मेहनत करने लगे और अपनी पूरी कमाई खर्च करने के बावजूद हम संतुष्ट रहे। इतने सालों में हमने बहुत पैसा कमाया, परंतु हमने कभी भी दौलत की खुशी का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। इसके लिए हम सपनों का सहारा लेना पड़ता है। अब मेरे मन में यह विचार आता है कि हम गूंगी भेड़ों जितने मूर्ख हैं। हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। यात्री कहते हैं कि इतनी दौलत दुनिया में कहीं और है ही नहीं। हमारे पास बेशुमार दौलत बिखरी पड़ी है, परंतु हमारे पास कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त। आधी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा पर्स खाली है और तुम मुझे कोस कहते हो। मेहरबानी करके आप अपने पर्स से मेरे 2 सिक्के निकाल कर मुझे उधार दे दें। बताओ मेरे दोस्त, मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। इसका मैं क्या जवाब दूं? क्या कहता हूँ? यह रहा मेरा पर्स, इसमें जितने सिक्के चाहो खुशी खुशी निकाल लो। नहीं, इसके बजाय मैं यह कहता हूँ कि मेरा पर्स भी तुम्हारे पर्स की तरह खाली ही है। आखिर इसकी क्या वजह है? हमारे पास धन क्यों नहीं टिकता? हम अपनी संपत्ति को क्यों नहीं जोड़ पाते? हम इतना ही क्यों कमा पाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें और हमारे भोजन तथा वस्त्रों की मूलभूत जरूरतें ही पूरी हो सकें? मंजिल ने कहा, और इस बारे में भी सोचो कि हमारे बेटे भी हमारे ही पदचिह्नों पर चल रहे हैं। क्या वे उनके पुत्र भी इस सोने की नगरी में हमारी ही तरह गरीब रहेंगे? क्या उन्हें भी बकरी के दूध और दलिए से पेट भरना होगा? कोबी ने हैरान होकर कहा, मंजिल, हमारी दोस्ती को इतने साल हो चुके हैं, परंतु तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की। अब तक मैंने कभी इस तरह का नहीं सोचा ही नहीं था। सुबह होते ही मैं काम में जुट जाता था और अंधेरा होने तक जुटा रहता था। मैंने अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे शानदार रथ तैयार किए। मुझे आशा थी कि मैं बेहतरीन काम को देखकर देवता किसी दिन खुश होंगे और मुझे अमीर बनने का आशीर्वाद देंगे, परंतु देवताओं ने ऐसा कभी नहीं किया। अब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा वो कभी करेंगे भी नहीं। इसीलिए मेरा दिल उदास है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ज़मीन हो, मवेशी हो, सुंदर कपड़े हों, सिक्कों से भरा पर्स हो। इन चीज़ों के पाने के लिए मैं डटकर मेहनत करने को तैयार हूँ। इन चीज़ों को पाने के लिए मैं अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से मेहनत करने को तैयार हूँ। परंतु मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का मुझे उचित पुरस्कार भी मिले। एक बार मैं फिर तुमसे पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, परंतु हमें क्यों नहीं मिलती? आखिर हमारे पास पैसा क्यों नहीं है? हम अपनी मनचाही चीज़ें क्यों नहीं खरीद सकते? कोबी ने जवाब दिया, काश मुझे इस सवाल का जवाब पता होता मेरे दोस्त। मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूँ जितने कि तुम हो। संगीत बजाकर मैं जितना भी कमाता हूँ तत्काल खर्च हो जाता है। मेरे परिवार को भूखों मरने की नौबत ना आए, मुझे अक्सर इसी की योजना बनानी पड़ती है। मेरे दिल में एक प्रबल इच्छा बहुत समय से है।
मैं एक ऐसा वाद्य यंत्र खरीदना चाहता हूँ जिसे मैं अपने मन में तैर रहे संगीत की धुनों को सचमुच बाहर निकाल सकूं। ऐसा वाद्य यंत्र खरीदने के बाद मैं इतना बेहतरीन संगीत बजा सकता हूँ जो सम्राट ने कभी सुना ही नहीं होगा। इस वाद्य यंत्र इस तरह का वाद्य यंत्र तुम्हारे पास होना चाहिए। बेबीलोन में तुमसे ज़्यादा मधुर संगीत तो कोई नहीं बजा सकता। ना सिर्फ सम्राट बल्कि देवता भी खुश होंगे। परंतु तुम उसे खरीदोगे कैसे? हम दोनों तो सम्राट के गुलामों जितने गरीब हैं। घंटे की आवाज़ सुन रहे हो? वह देखो सम्राट के गुलाम आ गए। उसने पसीना 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 हो रहे अर्धनंगे भिश्तियों को देखो जो नदी में पानी ला रहे थे और सकरी सड़क पर बोझ लाद कर चल रहे थे। 5 गुलाम एक साथ चल रहे थे। हर एक की पीठ पर पानी से भरी मशक का बोझ लदा था। जो आदमी सबसे आगे चल रहा है उसका शरीर कितना सुगठित है। कोबी ने सबसे आगे घंटी लेकर चलने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा किया जिसकी पीठ पर मशक नहीं थी। साफ नजर आता था कि वह अपने देश में प्रतिष्ठित आदमी रहा होगा। बंजर से सहमत होते हुए जवाब दिया, इन गुलामों में ज़्यादातर लोग हमारी तरह हैं। लंबे और गोरे गुलामी उत्तरी देशों में के हैं। हंसमुख अश्वेत दक्षिण के हैं और नाटे भूरे गुलाम आसपास के देशों के हैं। सभी गुलाम एक साथ नदी से बगीचे तक और बगीचे से नदी तक आते जाते रहते हैं। ये लोग दिन भर साल भर रोज यही काम करते हैं। उनके जीवन में सुख नहीं है, ना ही सुख मिलने की जरा सा भी आशा है। वे भूसे के बिस्तर पर सोते हैं, घटिया अनाज का दलिया खाते हैं। बेचारे गुलामों की तरस खाओ को भी मुझे उन पर तरस आता है। परंतु तुम्हारी बातों से मैं समझ गया हूँ कि हमारी हालत भी उनकी की जैसी है। हालांकि पहले मैं खुद को स्वतंत्र मानता था। यह सच है कोबी, हालांकि हम विचार सुखद नहीं। हम यह नहीं जानना चाहेंगे कि हम भी हर दिन हर साल गुलामों जैसी जिंदगी जिएं। हम यह नहीं चाहेंगे कि हम भी हर दिन हर साल गुलामों जैसी ज़िंदगी जिएं। काम करना काम करना काम करना और इसके बाद कोई प्रगति कोई तरक्की नहीं होना। कोबी ने पूछा, क्या हम यह पता नहीं लगा सकते कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? इसके बाद शायद हम भी उसी तरीके पर चलकर अमीर बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दौलत का रहस्य जानता हो और वह हमें बता दे तो शायद हम उस रहस्य को सीख सकते हैं। मंजिल ने सोचते हुए जवाब दिया। कोबी ने सुझाव दिया, आज ही मुझे अपना पुराना मित्र अरकाद दिखाई दिया। वह अपने सुनहरे रथ पर सवार था। उसने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया जिस तरह बाकी अमीर लोग करते हैं। इसके बजाय उसने अपना हाथ मेरी तरफ हिलाया ताकि सब लोग यह देख लें कि वह संगीतकार कोबी का मुस्कुराकर अभिवादन कर रहा है। मंजिल ने कहा, लोग कहते हैं अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। बंजर ने कहा कि लोग कहते हैं अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कोबी ने जवाब दिया, इतना अमीर कि सम्राट भी खजाने के लिए समय समय पर उसकी मदद लेता रहता है। बंजर बीच में बोल पड़ा, इतना अमीर? अगर वह मुझे कहीं रात के अंधेरे में मिल जाए तो मुझे डर है कि मेरा हाथ उसके मोटे पर्स पर चला जाएगा। कोबी ने छिड़कते हुए कहा, बकवास। इंसान की दौलत उसके पर्स में नहीं होती। अगर पर्स में लगातार धन ना आए तो मोटे से मोटा पर्स भी जल्दी खाली हो जाएगा। अरकाद की आमदनी इतनी ज़्यादा है कि वह कितना ही दिल खोल कर खर्च करे उसका पर्स हमेशा भरा रहता है। आमदनी ही तो सबसे बड़ी बात है। बंजर ने बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरे पर्स में भी आमदनी आती रहे, भले ही मैं दीवार पर बैठा रहूं या दूसरे देशों में यात्रा करने चला जाऊं। अरकाद को मालूम होगा कि आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति को यह बात स्पष्टता से समझा सकता है? कोबी ने कहा, मैंने सुना है कि उसने अपने पुत्र नोमाजिर को यह ज्ञान दिया था। इसके बाद नोमाजिर निनोवा गया और अपने पिता की सहायता के बिना ही बहुत अमीर हो गया। कोबी, तुमने एक बहुत बेहतरीन विचार दिया। बंजर की आंखों में एक नई रोशनी चमकने लगी। अच्छे मित्र की समझदारी भरी सलाह मुफ्त में मिलती है।
और अरकाद हमेशा हमारा अच्छा मित्र रहा है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पर्स खाली हैं, हमारे पर्स भरे हैं, हमारी गरीबी हमें नहीं रोक सकती। हम सोने की नगरी में गरीबों की तरह रहते रहते तंग आ चुके हैं। हम अमीर बनना चाहते हैं। आओ अरकाद के पास चलकर उससे यह सीखें, हम अपनी आमदनी और दौलत कैसे बढ़ा सकते हैं। तुमने मेरे दिल की बात कही, तुम्हारी बातों से मेरे मन में एक नया विचार आया है। अब मैं समझ गया हूँ कि हम कभी अमीर क्यों नहीं बन पाए। सच तो यह है कि आज से पहले हमने कभी अमीर बनना ही नहीं चाहा। तुम्हारा लक्ष्य था कि तुम बेबीलोन के सबसे मजबूत रथ बनाओगे, और तुमने लगन से उस दिशा में मेहनत करते रहे। तुमने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास से उस लक्ष्य को समर्पित कर दिया, इसीलिए तुम उस काम में सफल हो गए। मेरा लक्ष्य बेहतरीन संगीतकार बनना था, और मैंने उस दिशा में मेहनत की। अंततः मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ। जिन लक्ष्यों की दिशा में हमने मेहनत की, उन तक पहुंचने में हमें सफलता मिली। देवताओं को इस स्थिति के यूं ही चलने की में कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल अब हमने उगते सूरज की किरण दिखाई दी है, अब हमें आमंत्रित कर रही है, और हम अमीर बनने का तरीका सीखेंगे। अगर हम अमीर बनने के तरीका सीख लेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं चुटकी बजाते ही पूरी हो जाएंगी। बंजर ने आग्रह किया, आज हम ही अरकाद के पास चलते हैं। इसके अलावा हम अपने बचपन के उन दोस्तों को भी ले चलेंगे जिनका हाल भी हमारी ही तरह है। मैं चाहता हूँ कि वे भी अरकाद के ज्ञान का लाभ उठाएं। बंजर, तुम हमेशा अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखते हो, इसीलिए तुम्हारे इतने सारे मित्र हैं। तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करेंगे। हम आज ही चलेंगे अपने